नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अभी बड़ी भारी न्यूज़ आई और उस न्यूज़ में ये बात सामने आई कि एक 6 बड़ी एनजीओ देश की एफसीआरए कानून के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उनको सस्पेंड कर दिया है और सस्पेक्ट बताया है कि भाई ये एनजीओ देश में बहुत कुछ गड़बड़ी फैला रही हैं। अभी आप समझ रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2-3 चीज़ों पर काम कर रही है और काम करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। असल में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का काम होता है, लेकिन जो डिस्टर्बेंस होती है, अब इस समय 2 तरह की डिस्टर्बेंस है। एक तो रोड पर इकट्ठा हो जाना और पत्थरबाजी करना, धरने प्रदर्शन करना। ये इतना खतरनाक नहीं है, खतरनाक है, मैं कहता हूँ ये खतरनाक है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक है इनके पीछे जो माइंड काम करता है, जो पॉलिसी बनाता है, जो सिस्टम बनाता है, जो इनको आइडियाज़ देता है और देश के विरुद्ध क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इसके आइडियाज़ आते हैं। अब आप एक बहुत बड़ा नाम कांग्रेस का, उनके विषय में आप क्या कह सकते हैं? मणिशंकर अय्यर दुनिया भर की बातें करते ही हैं और मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के वो लीडर हैं जो कांग्रेस के बिहाफ पर मोदी जी के लिए, भारत की सरकार के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारत की व्यवस्था के लिए कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते ही रहते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट लोग देते हैं, इन स्टेटमेंटों का मतलब क्या होता है, अब वो समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इनकी बेटी का एक एनजीओ राज्य सरकार ने, मतलब केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि मोटा भाई की मिनिस्ट्री ने सीज़ कर दिया है। सीज़ का मतलब उनके अकाउंट सीज़ कर दिए हैं। यामिनी अय्यर, मणिशंकर अय्यर जी की बेटी का नाम है यामिनी अय्यर, और देश की एक बड़ी पॉलिसी वर्क सीपीआर, ये सीपीआर के विषय में जो हुआ वो मुझे लगता है कि हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि ये लोग डिस्टर्बेंस किस किस बेस पर करते हैं। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का कहना ये है कि साहब हम तो गवर्नमेंट की भी फंडिंग लेते थे और गवर्नमेंट से फंडिंग हमको मिलती थी और हम तो बिल्कुल कंप्लाइंस करते हैं। मणिशंकर अय्यर जी की बेटी यामिनी अय्यर जी कह रही हैं कि हम तो सब बिल्कुल ठीक ठाक करते थे, ये तो केंद्र की सरकार है, बीजेपी की सरकार है जो देश में पॉलिसी पर काम ही नहीं करने देती। पैसा कहाँ से आता था? तमाम तरह की विदेशी यूनिवर्सिटियों से पैसा आता था। क्यों भाई? ये विदेशी यूनिवर्सिटियां आपको पैसा क्यों देती हैं, किस आधार पर देती हैं, किस कारण से देती हैं? कर देखिए कि इनके पास जो पेमेंट आते हैं, मतलब आप देश के लिए रिसर्च कर रहे हैं, पेमेंट कहाँ कहाँ से ले रहे हैं? डोनर कौन कौन है सीपीआर का? द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, ड्यूक यूनिवर्सिटी। ये इतनी यूनिवर्सिटियां आपको रिसर्च करने के लिए पेमेंट क्यों दे रही हैं? क्या आप ऐसा रिसर्च करके दे रहे हैं कि आपको पेमेंट दिया जा रहा है? तमाम तरह की विदेशी कंपनियां, विदेशी ऑर्गेनाइजेशनें, विदेशी सोरस जैसी कंपनियां, ये क्यों आखिर आपको पेमेंट दे रही हैं? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। केंद्र सरकार ने आपको नोटिस किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आपको नोटिस किया, नोटिस के बाद आपको टाइम दिया और टाइम देकर कहा कि भाई आप सिद्ध करिए कि आपका जो भी चल रहा है वो कुछ गलत नहीं है, आप जो फंड ले रहे हैं उसको सही से यूटिलाइज कर रहे हैं। आपने जवाब नहीं दिया, इनकम टैक्स वालों ने आपसे सवाल पूछ लिए, आपने उनका जवाब नहीं दिया, फाइनली उनको बंद करना पड़ा। अब देखिए, आप मणिशंकर अय्यर की बेटी का वो है तो मणिशंकर अय्यर से सवाल पूछना स्वाभाविक है, लेकिन उनके पास इसके कोई जवाब नहीं है। एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया जाता है, 2016 में रिन्यू हुआ था, 2021 में फिर से रिन्यूअल ड्यू था। सरकार ने सिर्फ इतना पूछा कि आप हमें बता दीजिए कि आप ये पैसा जो लेते हैं वो कहाँ खर्च करते हैं, सैलरी मद में कितना जाता है, कितने लोग आपके पास काम करते हैं, तो ये बताने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये बता देंगे कि कितने लोग काम करते हैं, कौन कौन काम करता है, किसके किसके अकाउंट में पैसा जाता है, कैश ट्रांजैक्शन कितना होता है और वैसा ट्रांजैक्शन कितना होता है, देश में भड़काने के लिए, लोगों को रोड पर लाने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं, ये सब कुछ इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करवा देगा। तो इनके लिए सबसे आसान तरीका ये था कि कोई जवाब दिए बगैर एफसीआरए के कानूनों के तहत बंद कर दोगे तो बंद कर दोगे, कोई बात नहीं। इसके अलावा अब देखिए, केवल ये सीपीआर का मामला नहीं, ऑक्सफेम 2021 में एक फॉरेन फंडिंग के माध्यम से भारत में बहुत कुछ पैसा आता था ऑक्सफेम का, उसमें सरकार ने उनसे पूछ लिया कि भैया बताओ क्या कर रहे हो, नहीं जवाब दे पाए, बंद हो गई।
मिशनरीज ऑफ चैरिटी, आपको याद होगा कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का भी एफसीआरए का जो रिन्यूअल था वो 2021 में ड्यू था, और उस समय क्रिसमस का टाइम था। क्रिसमस के टाइम पर मदर टेरेसा फाउंडेशन को पैसा जाता था तमाम तरह की। साफ सरकार ने कहा कि आप हमें बताइए कि आप पैसा कहाँ खर्च करते हैं, किन कामों में खर्च करते हैं, हम उसके बाद आपका रिन्यूअल करेंगे। जवाब दिए बगैर बंद हो गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल, खूब बड़ा नाम है संसार का, और खूब सारा देश भर में इनकी गतिविधि चलती है। उनसे भी सेम सवाल पूछ लिया, कोई जवाब नहीं। ईडी ने उनके ऊपर छापे मार दिए, उनकी 1.5 करोड़ के बैंक अकाउंट सीज कर लिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल अभी भी जवाब नहीं दे पा रहा है कि वो पैसा कहाँ खर्च किया। एक ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन, IPSMF उसको कहते हैं। ऑक्सफेम के बाद वो एक बड़ी कंपनी थी। IT ऑफिशियल्स ने उनसे सवाल पूछा, पेपर मांगे, रिकॉर्ड मांगा और कहा जमा कर दीजिए, कोई जवाब नहीं। ग्रीन पीस फाउंडेशन, आपको याद होगा 2015 में जब केंद्र की सरकार मोदी जी की बनी थी, तो ग्रीन पीस फाउंडेशन से उन्होंने प्रश्न कर किए थे। ग्रीन पीस फाउंडेशन से उन्होंने पूछा कि आप मुझे जवाब दीजिए कि आप ये जो देश में गतिविधि चल रही है, आप जो देश में पैसा दुनिया भर का विदेशों से ला रहे हो, इसका क्या करते हैं, इसका हिसाब दीजिए। उस समय आपको याद होगा कि लाखों NGOs सरकार ने बंद किए थे, लेकिन ये बड़ी NGOs थे। 2015 में इनकी NGO से जब सवाल पूछे थे केंद्र की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, तो फिर इनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। यहाँ तक कि ओबामा प्रशासन उस समय शासन कर रहा था, और ओबामा का एक स्टेटमेंट भी इस पर आया था। ओबामा का स्टेटमेंट आया था, टाइम्स मैगजीन में शायद, जहाँ तक मुझे याद है, छपा था कि ग्रीन पीस फाउंडेशन को बंद करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, भारत सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत सरकार ने उस समय इनकी एक बात नहीं मानी, ना ही मानने को तैयार हुए, और उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन से कहा सिर्फ हमें हिसाब दीजिए। ये मोस्टली वो ऑर्गेनाइजेशनें हैं जिन्होंने हिसाब देने की बजाय भारत में अपना कारोबार बंद करना पसंद किया। आप सोच लीजिए, आप हिसाब दे देते, क्या समस्या थी? हिसाब में, ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ था, वो उसकी पेनल्टी आपसे पड़ जाती। लेकिन ये वो ऑर्गेनाइजेशनें हैं जिन्होंने भारत में अपने ऑफिसेस बंद कर दिए। कारण मैं आपको बताता हूँ, उसके मुख्य कारण ये है कि ऑफिस बंद करने में ज़्यादा लाभ है, अदरवाइज सबको जेल जाना पड़ेगा। भारत सरकार इनसे पूछती रही, इनके पास कोई जवाब नहीं थे। मेरा मानना ये है कि इन पर एक क्रिमिनल, जो बंद करके जा रहे हैं एफसीआरए का हिसाब पूछने पर, इनके खिलाफ एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करके ये पता करना चाहिए कि कितने पानी में हैं, कहाँ कहाँ, क्या किसान, तथाकथित किसान मूवमेंट में इनका कितना रोल था, CAA के मूवमेंट में कितना रोल था, उससे पहले और जो भी देश में इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं उनमें इनका कितना रोल है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके पास करोड़ों रुपया, आप सोचो कि 10-10 करोड़ रुपया आता है। अब जिन ऑर्गेनाइजेशन के पास महीने में 10-10, 20-20 करोड़ रुपया आता है, साल में 100-100, 150-150 करोड़ की फंडिंग होती है, आखिर ये 100 करोड़, 150 करोड़ की फंडिंग का करते क्या हैं? पॉलिसी वर्क आप कर रहे हैं, आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, आप उनको सामने लेकर आ रहे हैं, आखिर आप करते क्या हैं? हकीकत यह है कि ये रिसर्चें सिर्फ उल्टी करते हैं, उसके बाद कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, तमाम तरह की यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों के सेमिनार करते हैं, उनका माइंड वॉश करते हैं, उनका माइंड वॉश करके उनको नेगेटिव डेटा देते हैं। उस डेटा के आधार पर वो बच्चों को बताना शुरू करते हैं, बच्चे उसी मूड के आधार पर तैयार होते हैं और भारत के विरुद्ध नारे लगाने शुरू करते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा मनोकामना करते हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, ऐसी बातें करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भद्दी टिप्पणियां करते हैं, सोशल मीडिया में दुनिया भर का पैसा खर्च करते हैं और देश के युवाओं को भड़काकर ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हिंदुइज्म कोई चीज़ नहीं है। ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि सिख अलग है। ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हम हिंदू नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। आप सोच कर देखिए कि एक बड़ी आबादी को ये लोग कन्विंस कर ले गए, सिर्फ ये दुनिया भर के पेपर, दलित साहित्य लिखकर, और ये बता गए कि SC और ST ये तो हिंदू है ही नहीं, ये हिंदुइज्म में कोई लेना देना नहीं है। अगर हिंदुइज्म में लेना देना है तो रामचरितमानस पर तमाम सवाल खड़े करवाते हैं। अब आखिर ये जो स्वामी मौर्य है, इसके पास कितनी बुद्धि है? जहाँ तक मैं जानता हूँ इसकी इतनी सी बुद्धि है, ये पॉलिसी वर्क के मामले में कुछ नहीं जानता, ये सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानता। लोग इसके साथ हो सकते हैं लेकिन ये सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानता। मंत्री तो केवल भाग्य से बने हुए हैं। मेरा मानना है कि भारतवर्ष में 95% मिनिस्टर
95% में बोल रहा हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक 95% मिनिस्टर्स को सिस्टम नहीं मालूम, राष्ट्र नहीं मालूम, राष्ट्र की धारणा नहीं मालूम, राष्ट्र का वैभवशाली इतिहास नहीं मालूम, राष्ट्र के शास्त्रों के विषय में जानकारी नहीं है, राष्ट्र निर्माण के विषय में जानकारी नहीं है। ये जानते ही नहीं हैं। ये तो सिर्फ एक नीति जानते हैं कि लाभ हमें कैसे मिल जाएगा और उस लाभ के आधार पर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, खरीद फरोख्त क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इतनी सी इनकी जुगाड़ है। इन लोगों के स्टेटमेंट देना, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इनको किसी न किसी ने बैठाकर पढ़ाया होगा, समझाया होगा और ये दुनिया भर की उल्टी चीज़ें इनको कन्विंस करने की कोशिश की होगी। क्योंकि अगर रामचरितमानस पूरी पढ़ी होती तो फिर स्वामी मौर्य ऐसा स्टेटमेंट देता ही नहीं, जहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, वशिष्ठ से कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरे राजमहल में काम करने वाले एक एक व्यक्ति, मेरे राजमहल में मेरी सेवा में लगे एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी अब आपकी है कि ये सुख शांति से रहें, इन पर कोई किसी प्रकार का कोई बाधा ना पैदा हो। ये महर्षि वशिष्ठ से भगवान राम कह रहे हैं, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति, जो देवता या भगवान का स्वरूप जो इतनी जिम्मेदारी के साथ जिसके ऊपर इतना बड़ा विशाल संकट आया हो कि वो राजा बनने की घोषणा हो गई हो, राज्य तिलक होने जा रहा हो और वनवास दे दिया गया हो, ऐसे राजा को ये चिंता है कि मेरे राजमहल में रहने वाले जितने लोग हैं उनकी चिंता कौन करेगा, क्योंकि परिस्थिति भाइयों में, परिस्थिति परिवार की बिगड़ चुकी है। महाराज जो हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, उधर कैकई पूरे फुल शबाब में है। अब इनके ऊपर संकट आएगा तो कौन करेगा? आप सोच कर देखिए कि वो ये बात अपनी कह के जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ये बातें कहना, इसका मतलब है किसी ने सेलेक्टिव होकर उसमें से कुछ मैटर निकाल कर इन लोगों को पढ़ाया। वो कौन लोग हैं? वो CPR जैसे ऑर्गेनाइजेशन है जो मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों का पीछे बैकअप होता है, और वो तमाम तरह की रिसर्चें उल्टी सीधी कर निगेटिव करके देश को देते हैं, देश के लोगों को देते हैं, और देश के लोग उन बातों पर बहस करना शुरू कर देते हैं, स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं कि साहब है ये तो सब गलत हो रहा है। जितना गलत हुआ वो सब गलत उनके साथ हुआ, और वो गलत इतना ज़्यादा हो गया कि वो संभलना मुश्किल है। बौद्धों को अलग दिखा देंगे, क्रिश्चियंस को फॉलो के लिए, क्रिश्चियन को फॉलो करने के लिए, दुनिया भर के कोर्ट के केस करने के लिए ये NGO फंडिंग करती हैं। तमाम तरह के, जैसे जॉर्ज सॉरस का पैसा भारत में कितना आया आपने सबने देखा, और तमाम वकीलों के अकाउंटों में सीधा गया। आखिर उसको क्या लेने देना है भारत से? भारत में क्यों वो डिस्टर्बेंस करना चाहता है? भारत में फोर्ड फाउंडेशन जैसी फाउंडेशंस क्यों कुछ करना चाहती हैं? भारत में रॉकफेलर ब्रदर्स क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहता है? क्यों पैसा यहाँ पर देना चाहता है? क्यों यहाँ लोगों को तैयार करना चाहता है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। और ये यूनिवर्सिटियाँ, आप सोचो कि यूनिवर्सिटियों को क्या पड़ी है भैया भारत में ये इनको पैसा खर्च करना। आपको अगर रिसर्च करवानी है तो आप अपने रिसर्च स्कॉलर वहाँ तैयार करिए, भारत में भेजिए, भारत में रहेंगे और अपने रिसर्चें करेंगे, भारत के लोगों से मिलेंगे, क्वेश्चनर्स तैयार करेंगे। लेकिन आप भारत के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशनें हैं, इन ऑर्गेनाइजेशनों को आप क्यों पैसा खर्च करते हैं? ये तमाम तरह के थिंक टैंक भारत में किस लिए हैं? ये जो CPR की वेबसाइटें हैं, ये वेबसाइटें क्यों चल रही हैं दुनिया भर की? इन वेबसाइटों पर दुनिया भर का डेटा, जो नेगेटिव डेटा है, देश को तोड़ने का डेटा है, वो क्यों डाला जा रहा है और जस्टिफाई किया जा रहा है कि नहीं यही सही है? अब भारत का जो सामान्य नागरिक है उसको क्या पड़ी है सबसे, और भारत का सामान्य नागरिक इसको काउंटर भी करना चाहता तो उसकी फंडिंग कौन करेगा? भाई भारत के हम लोग जो रहते हैं, हमारी फंडिंग कौन करेगा? हमारी फंडिंग तो कोई करने वाला है नहीं। हम तो अपना कमाते हैं और उस कमाने में से कुछ पैसा निकाल कर देश का काम करते हैं, और जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। जैसे मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है कि मैं कुछ समय सोशल मीडिया पर दूंगा, मैं अपनी बाकी वकालत और पढ़ाने के अलावा और बाकी कामों के अलावा कुछ समय ऐसा भी दूंगा जो देश को इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं उनको काउंटर कर सकूं। मेरी रिसर्च टीमें रहती हैं, वो रिसर्च टीमें मैं कहीं से कमाता हूं और रिसर्च टीमों के ऊपर खर्च करता हूं। तो ऐसे कितने लोग, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर मुझे दे रहा है, लेकिन ऐसे कितने लोग देश में होंगे जो ये बीड़ा उठाएंगे और वो कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि बहुत कर सकते हैं। हाँ, वकील कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वकील तो इसमें लगे हुए हैं कि भाई फंडिंग कौन कर देगा। तो वकीलों की फंडिंग यहाँ पर राष्ट्रवादियों को फंड करने के लिए कौन बैठा है?
राष्ट्र तो वैसे ही बहुत कैसी परिस्थिति में है आप समझ रहे हैं, लेकिन विदेशी फंडिंग विरोधियों को होना बहुत आसान है। उसके लिए ये तमाम तरह की ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑफिस खोलते थे, इसीलिए ग्रीन पीस ने अपना ऑफिस बंद कर दिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना बंद कर दिया, तमाम तरह के ऑक्सफेम ने अपना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने उनसे सिर्फ इतना पूछ लिया कि आप अपने पैसे, जो पैसा आपके पास आता है उसका हिसाब हमें बता दो। उनके पास देने के लिए कोई हिसाब नहीं, क्योंकि डिस्टर्बेंस ही उनका हिसाब है, और डिस्टर्बेंस आएगा तो वो आतंकवाद से कनेक्ट हो जाएगा, देश में डिस्टर्बेंस से कनेक्ट हो जाएगा, देश को अस्थिर करने से कनेक्ट हो जाएगा। ये एक उनके लिए बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। इसीलिए यामिनी अय्यर की ऑर्गेनाइजेशन कह तो ये रही है कि साहब हमने तो, हमारे फंडर जो हैं वो 30 से ऊपर बड़े फंडर हैं, यूनिवर्सिटियां हमको फंड करती हैं, हमको तमाम तरह की ऑर्गेनाइजेशनें फंड करती हैं, यहाँ तक कि भारत सरकार, जब कांग्रेस की सरकार रही होगी तो कांग्रेस की सरकार के दौरान आप मुझे बता दीजिए कि मणिशंकर अय्यर बड़ी पोस्टों पर थे, मणिशंकर अय्यर की ऑर्गेनाइजेशनों को फंडिंग क्यों हो रही है? आप सोचिए कि चाइना क्यों फंडिंग कर रहा है राजीव गांधी फाउंडेशन को? क्या क्या मिलता है उनको? जो मिलता है वो आपको दिख रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगते हैं, अफजल सरविंदा हैं ऐसे नारे लगते हैं, कब्र खुदेगी मोदी तेरी कब्र खुदेगी ऐसे नारे भारत में लगते हैं। उनकी कहीं ना कहीं कमर तोड़ने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है और तोड़ भी रही है, लेकिन भैया हर डाल पे उल्लू बैठा है, ये कैसे चलेगा? ये मुझे लगता है कि हम सबको थोड़ा थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा निकालिए, सिर्फ लाइफ में रोज़ 24 घंटे आपके पास होते हैं, 2 घंटा राष्ट्र को दीजिए। सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकते हैं, उस पर दीजिए। ये जो हमारे जैसे लोग बोलते हैं इसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करिए, क्योंकि वो रिसर्च पेपर देते हैं तो हम भी उनको काट करने का काम कर ही रहे हैं, उनकी काउंटर रिसर्च दे रहे हैं। तो फिर आप इतना तो कर सकते हैं, एक क्लिक करके इनको बढ़ा लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये समझ सकेंगे पीछे की कहानी क्या है, ये क्या हो रहा है। आप अपना रोल प्ले करेंगे, मुझे लगता है कि ये हमारे राष्ट्र के लिए आप सबका थोड़ा सही लेकिन योगदान होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।